नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत बॉटनी पेपर सेकंड में प्लांट वाटर रिलेशंस अर्थात पादप जल संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कि पौधों में जल का महत्व, यानी पौधों के लिए जल की क्या इंपॉर्टेंस है। हम सभी जानते हैं कि जल सजीवों का सबसे प्रमुख एवं आवश्यक घटक है। अधिकतर पौधों में जल की मात्रा उनके कुल भार की 70 से 95% तक होती है। साथ ही साथ जल जीवन का आधारभूत अणु है, जो कोशिकाओं के भीतर तथा बाह्य वातावरण में भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है। चूंकि हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जल ही जीवन है। तो किस प्रकार से हम ये मानते हैं कि जल ही जीवन है, इसके संदर्भ में हम जल के महत्व को निम्न प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का घटक। जल प्रोटोप्लाज्म का आवश्यक घटक है। प्रोटोप्लाज्म जिसे हम जीवद्रव्य कहते हैं, यह प्रोटोप्लाज्म जल के विभिन्न संघटक अणुओं की संरचना व कार्य के लिए उत्तरदायी है। यदि प्रोटोप्लाज्म में जल की मात्रा कम हो जाती है तो उसके अंतर्गत होने वाली कोशिकीय क्रियाएं मंद हो जाती है तथा जल की मात्रा एक विशिष्ट स्तर से कम हो जाती है तो कोशिका मृत भी हो सकती है। दूसरा, हम अगर इसका महत्व देखें तो विलायक के रूप में सजीव कोशिकाओं में जल है जो एक सार्वत्रिक विलायक के रूप में कार्य करता है, जिसमें आवश्यक गैसें, खनिज लवण व कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। इस प्रकार पादप कोशिकाओं में जल विलयन के रूप में होता है, जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। स्थानांतरण माध्यम के रूप में जल पौधों में पदार्थों के स्थानांतरण का माध्यम है, जिसके अंतर्गत घुलित खनिज लवण आदि बाह्य वातावरण से पादप में तथा पादप के एक भाग से दूसरे भाग में विसरित होते हैं। जाइलम व फ्लोएम के माध्यम से खनिज लवण व कार्बनिक पदार्थों का परिवहन भी विलयन के रूप में होता है, जिसमें जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रासायनिक अभिकारक के रूप में जल प्रकाशन क्रिया में एक अभिकारक के रूप में क्रिया करता है और इस अभिक्रिया में ये अपघटन द्वारा हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों का निर्माण करता है। हाइड्रोजन आयनों का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचन में होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो कि सभी सजीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। विलेयों के आयनीकरण के रूप में जल अणु इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है। जल में घुलने पर विलेय अणु आयनीकृत हो जाते हैं तथा इन आयनों को जल अणु घेर कर इनके चारों ओर हाइड्रेशन शेल बनाते हैं। इस कारण आयन एक दूसरे से पृथक रहते हैं तथा विसरणशील अर्थात डिफ्यूजेबल बने रहते हैं। गुरु अणुओं के अपघटन में कोशिकाओं में प्रोटीन, स्टार्च आदि गुरु अणुओं का अपघटन जल द्वारा होता है, जिससे इनका परिवहन तथा उपभोग संभव हो पाता है। अंगों की स्फीति में पादप कोशिकाओं में अधिकतर जल रिक्तिकाओं में संग्रहित रहता है, जिससे कोशिकाओं तथा पादप अंगों की स्फीति बनी रहती है और स्फीति कोशिकाओं की वृद्धि तथा विभाजन के लिए अति आवश्यक है। पादप गतियों में विभिन्न पादप अंगों की गतियां, जैसे रंध्रों का खुलना व बंद होना, पुष्प की पंखुड़ियों का खुलना व बंद होना, अनेक फलों का स्फुटन, पर्ण गति आदि सभी प्रकार के
होने वाले परिवर्तन स्फीति परिवर्तन से होते हैं। ताप नियंत्रक के रूप में जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा द्रवों में सर्वाधिक होती है तथा इसकी वाष्पन ऊष्मा भी अधिक होती है। इन विशिष्ट लक्षणों के कारण सतत रूप से विकिरण अवशोषण के पश्चात भी पादप का तापमान नियंत्रित रहता है। जीवन चक्र का माध्यम, यह अनेक जलीय व निम्न पादपों के जीवन चक्र का माध्यम है। विभिन्न पादपों के बीजों, फलों तथा बीजाणुओं का प्रकीर्णन भी जल के माध्यम से होता है। अनेक स्थलीय पादप जैसे ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स में निषेचन की क्रिया जल की उपस्थिति में ही होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौधों के लिए जल का बड़ा ही महत्व है। अब है जल के भौतिक गुण। जल के भौतिक गुणों के अंतर हम सबसे पहले देखते हैं क्वथनांक। जल का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। इसका क्वथनांक अधिक होने के कारण इसके अणुओं का गठबंधन है जो मुख्य गुण है। यदि जल का क्वथनांक अधिक नहीं होता तो कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं का संपन्न होना संभव नहीं होता। गलनांक, जल का गलनांक बिंदु भी सर्वाधिक होता है। यह भी जल अणुओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक बंधों का परिणाम है। घनत्व, जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक न्यून तापमान पर भी जल गहरी झीलों तथा समुद्र में जम नहीं पाता है। जब निचले स्तरों के जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो जल ऊपर उठता है तथा सतह पर जम जाता था तथा नीचे स्थित जल का तापमान जमा बिंदु तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सतह पर जमी झील के नीचे स्थित जल में सजीव जीवित बने रहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा तरल अमोनिया के बाद सर्वाधिक होती है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वह ऊर्जा है जो पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक होती है। इस गुण के कारण जल के गर्म होने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है जो जैविक क्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वाष्पन ऊष्मा, जल की उच्च वाष्पन ऊष्मा होती है। वाष्पन ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने में आवश्यक होती है। गुप्त ऊष्मा, जल की गुप्त ऊष्मा का मान भी उच्च होता है। वह ऊर्जा जो 1 ग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने में आवश्यक होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पृष्ठ तनाव, वह बल जो जल की सतह पर क्रियाशील होता है जल का पृष्ठ तनाव कहलाता है। जल के इस गुण के कारण संभवतः पौधों में वाहिकाओं द्वारा रसारोहण होता है। तनन सामर्थ्य, जल अणुओं के मध्य आसंजन व ससंजन बलों की उपस्थिति के कारण इसमें प्रत्यास्थता पाई जाती है और जल का यह गुण रसारोहण में सहायक होता है। अब नेक्स्ट है विसरण। विसरण से हमारा तात्पर्य है कि पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, अर्थात ठोस, द्रव व गैस अणुओं की अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाली गति को हम विसरण कहते हैं। और यह इन अणुओं की गति तब तक जारी रहती है जब तक कि अणुओं का उपलब्ध माध्यम में समान वितरण नहीं हो जाता। यदि हम इत्र या अमोनिया की बोतल को किसी कमरे में खोलते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद में इत्र अथवा अमोनिया की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं यदि एक बीकर में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दी जाए तो कुछ समय पश्चात क्रिस्टल अदृश्य हो जाते हैं तथा बीकर का सारा जल है जो आपको रंगीन अर्थात नीला हो जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता की ओर प्रसार होता है तथा अणु उपलब्ध माध्यम में समान रूप से है जो फैल जाते हैं। अब इन विसरित होने वाले पदार्थ के अणुओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं। सबसे पहले है घनत्व, यानी पदार्थों के विसरण की दर उनके आपेक्षिक घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए द्रव के विसरण की दर गैस से कम तथा ठोस की विसरण की दर सबसे कम होती है। माध्यम की सांद्रता, विसरण की दर माध्यम की सांद्रता तथा आपेक्षिक घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार ठोस माध्यम में विसरण दर कम, द्रव माध्यम में तेज तथा गैसों के अंदर विसरण की दर सबसे तेज होती है। तापमान, तापमान वृद्धि के साथ विसरण दर भी बढ़ती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। विसरण दाब प्रवणता, विसरण की दर विसरण माध्यम में विसरित होने वाले अणुओं के विसरण दाब के अंतर के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात विसरण दाब प्रवणता के अनुसार अणुओं की गति होती है। अब इस विसरण प्रक्रिया का अगर महत्व की बात करते हैं, कोशिकाओं में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। खनिज लवणों का बाह्य माध्यम से मूल के ऊतकों में प्रवेश विसरण द्वारा होता है, और मूल द्वारा जल का अवशोषण और जल के अणुओं का मूवमेंट भी विसरण के द्वारा ही होता है। और वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प के रूप में पादप के आंतरिक भागों से बाह्य वातावरण में भी विसरण प्रक्रिया द्वारा ही विसरित होता है। नेक्स्ट है परासरण। परासरण का मतलब है कि विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन में विसरण की क्रिया को हम परासरण कहते हैं। अर्थात विलायक के अणुओं का अगर अर्धपारगम्य कोई झिल्ली है, जैसे ज्योतिर्य कला है, उसके द्वारा है जो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अभिगमन होता है, तो इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। परासरण और विसरण में अंतर यही है कि परासरण की क्रिया में दो भिन्न माध्यमों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि परासरण की क्रिया है वह जीवित कोशिकाओं के अंतर्गत संपन्न होती है, जबकि विसरण की क्रिया कहीं पर भी संपन्न हो सकती है। परासरण दो प्रकार का होता है, उसके अंतर्गत पहला है अंतःपरासरण। अंतःपरासरण का मतलब है कि जल के अणुओं का अंदर की ओर प्रवेश करना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बीकर के एक पात्र के अंतर्गत आलू को काट कर रखा गया है, और आलू के बीच अंदर कैविटीज के अंदर आप देख रहे हैं इसमें एक अतिपरासरी विलयन रखा गया है, और बाहर की तरफ पात्र के अंतर्गत आपके अल्पपरासरी विलयन रखा गया है। तो बाहर जो विलयन है उसकी सांद्रता कम है, जबकि भीतर जो के आलू की कैविटीज के अंदर जो भरा गया है विलयन, उसकी सांद्रता अधिक है, जिसके फलस्वरूप जल के अणुओं की गति अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। और इस प्रक्रिया के कारण आलू की कैविटी में जल के अणुओं का अभिगमन होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें आलू की कैविटी में जल स्तर बढ़ जाता है। पहले इतना था, बाद में इतना हो गया। तो इस प्रकार से जल के अणुओं का भीतर की ओर जो प्रवेश होता है अंदर की ओर, इसलिए समय हम अंतःपरासरण कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आलू की कोशिका की झिल्ली है, ये है जो अर्धपारगम्य झिल्ली का व्यवहार करती है। इसी प्रकार से परासरण का जो दूसरा प्रकार है वो है बहिःपरासरण। और इस परासरण प्रक्रिया में अंतःपरासरण के बिल्कुल विपरीत होता है, यानी इस यहाँ पर आलू की जो कैविटीज है, उस कैविटीज के अंदर है जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भरा गया है, जबकि बाहर की तरफ है जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो हम सभी जानते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्थात जल के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमन होता है, जिसके फलस्वरूप जल के अणु हाइपोटोनिक अर्थात अल्पपरासरी विलयन से अतिपरासरी विलयन की ओर अभिगमन करते हैं, जिसके फलस्वरूप आलू की कैविटीज में विलयन का स्तर गिर जाता है।
और ये क्रिया है जो बहिःपरासरण की क्रिया कहलाती है। अब हम अगर परासरण की क्रिया को प्रयोग द्वारा समझे तो एक हम थिसिल कीप लेते हैं, जैसा जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इस थिसिल कीप के मुंह पर हम है जो एक एनिमल ब्लेडर अर्थात पर्चमेंट मेम्ब्रेन है जो इसके मुंह पर बांध देते हैं। अब झिल्ली के जो एक्स्ट्रा किनारे हैं वो काट देते हैं, तो इसके परिधीय भाग को हम रबर सॉल्यूशन द्वारा सील कर देते हैं ताकि जल के अणुओं का है जो डायरेक्ट प्रवेश इसके अंतर्गत नहीं हो। अब इसके अंतर्गत थिसिल के अंदर हमें जो शुगर सॉल्यूशन है जो शर्करा का विलयन भर देते हैं। शर्करा का विलयन भरने के बाद में इस पात्र के अंदर है जो जल भर देते हैं। अब थोड़े समय बाद में हम देखते हैं कि पहले हम विलयन के स्तर को इसके अंदर चिन्हित कर लेते हैं, और थोड़े समय के बाद में हम देखते हैं कि जल के अणु इस एनिमल ब्लेडर की झिल्ली से होते हुए अर्थात अर्धपारगीय झिल्ली से होते हुए थिसिल कीप में प्रवेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप शुगर विलयन जो है उसका स्तर है जो थिसिल कीप में बढ़ जाता है। तो ये जो घटना जो घटित हो रही है, इस घटना को हम परासरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परासरण क्रिया दो भिन्न माध्यमों यानी बाह्य माध्यम और ये बाह्य पात्र के अंदर माध्यम और इसके थिसिल कीप के अंदर दो भिन्न माध्यमों के बीच को जो उनको आइसोलेट किया गया है वो एक एनिमल ब्लेडर गियर अर्थात अर्धपारगीय झिल्ली द्वारा किया गया। और जब जल के अणुओं का दो भिन्न माध्यमों में इस अर्धपारगीय झिल्ली से होते हुए मूवमेंट होता है, तो इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। अब परासरण दाब, स्फीति दाब एवं भित्ति दाब, यह तीनों प्रकार के जो दाब है, इन दाबों को हम जो समझने का प्रयास करते हैं। जो यहाँ पर आपको एक कोशिका दिखाई गई है, इस कोशिका के अंतर्गत आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये है जो कोशिका भित्ति है, ये है जो कोशिका झिल्ली है। यहाँ पर आपको ये रिक्तिका नजर आ रही है, जबकि ये जो समस्त भाग है ये इसका कोशिका द्रव्य है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है कोशिका भित्ति जो कि पूर्ण रूप से पारगम्य होती है, जबकि कोशिका झिल्ली है ना, जीवद्रीय झिल्ली है जो अर्धपारगम्य होती है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को अपने भीतर प्रवेश करने देती है। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स कोशिका के अंदर प्रवेश करने के पश्चात ये जो आप संरचना देख रहे हैं वैक्यूल है, इस वैक्यूल अर्थात रिक्तिका के अंतर्गत जल है जो संग्रहित हो जाता है। रिक्तिका के अंतर्गत जल संग्रहित होने से रिक्तिका में दबाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप है जो स्फीति दाब जनरेट होता है। स्फीति दाब के कारण ये जीवद्रव्य है, इस जीवद्रव्य पर दबाव पड़ता है। जीवद्रव्य के दबाव के कारण कोशिका झिल्ली तन जाती है। तो इस प्रकार जो बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली पर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम बोलते हैं स्फीति दाब अर्थात ट्रैगर प्रेशर। अब पुनः कोशिका भित्ति के द्वारा इस स्फीति दाब के विरुद्ध उतना ही बल लगाया जाता है, जिसे हम भित्ति दाब अर्थात वॉल प्रेशर कहते हैं। ये जो भित्ति है ये भी है जो इस जीवद्रव्य झिल्ली को फटने से अर्थात अधिकतम प्रसार को रोकने के लिए इसके विपरीत ट्रिगर प्रेशर के बराबर ही उतना ही बल लगाती है, जिसे हम वॉल प्रेशर अर्थात भित्ति दाब कहते हैं। विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता से हमारा तात्पर्य है कि शुद्ध विलायक का विसरण दाब हमेशा सर्वाधिक होता है
विसरण दाब किसी भी पदार्थ की विसरित होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है तथा यह सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी भी विलयन का विसरण दाब उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब से हमेशा कम होता है, अर्थात शुद्ध विलायक का विसरण दाब सर्वाधिक होता है। जब शुद्ध विलयन विलायक में विलेय कण मिला जाते हैं तो इस प्रकार बने विलयन का विसरण दाब कम हो जाता है और विसरण दाब में अर्थात विलयन के विसरण दाब में जो कमी आती है, यह कमी उसके विलायक के विसरण दाब से कितनी कम है, इसके अंतर को हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। पादप कोशिकाओं में जल की गति विसरण दाब न्यूनता के आधार पर होती है और जल की गति हमेशा कम विसरण दाब न्यूनता से अधिक विसरण दाब न्यूनता वाले क्षेत्र अर्थात कोशिकाओं की ओर होती है। जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन से हमारा तात्पर्य है कि कोशिका पादप कोशिकाओं के अंतर्गत जो जीव द्रव्य होता है वो किस प्रकार से है जो सिकुड़ने लग जाता है। हम सभी जानते हैं कि कोशिका को एक सामान्य जीवन यापन करने के लिए वो है जो स्फीति अवस्था में होती है, लेकिन अगर हम इसे एक अल्पप्रासरी विलयन में रखते हैं अर्थात कोशिका रस से अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, बहिर्प्राशन की क्रिया होगी और बहिर्प्राशन की क्रिया के फलस्वरूप जल के अणुओं का मूवमेंट कोशिका से बाहर विलयन की तरफ होगा, जिसके फलस्वरूप ये जो कोशिका का जीव द्रव्य है, ऐसा कोशिका की जो झिल्ली है, ये कोशिका भित्ति से हटना प्रारंभ हो जाए, जो आपको यहाँ पर कोणों पर दिखाई दे रही है। और ज्यों-ज्यों कोशिका रस की सांद्रता कम होगी और बाह्य विलयन की सांद्रता अधिक होगी तो उसके फलस्वरूप यानी अर्थात अगर अतिप्रासरी विलयन है तो उस कंडीशन में है जो बहिर्प्राशन की क्रिया तेज हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप जल के अणुओं का अधिक निष्कासन हो जाएगा और ये जीवद्रव्य झिल्ली कोशिका भित्ति से हटते हुए बिल्कुल काफी है जो दूर हो जाएगी और अंततः पूरा जीवद्रव्य एक गेंद के रूप में कोशिका भित्ति से एक साइड में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस क्रिया को हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, अर्थात जीव द्रव्य का एक जगह इकट्ठा हो वो गेंद के रूप में इकट्ठा हो जाता है और ये कंडीशन अगर लंबे समय तक रहती है तो कोशिका की मृत्यु तक हो सकती है। अगर अब इसका विपरीत होता है, अगर जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को आप एक अल्प पराशरी विलयन में रखते हो या फिर शुद्ध जल में रखते हो तो जल के अणुओं का मूवमेंट बाहर से भीतर की ओर होता है, जिसके फलस्वरूप है जो जीवद्रव्य कुंचित कोशिका पुनः सामान्य अर्थात स्फीति अवस्था प्राप्त करती है और इस घटना को हम डिप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जल अवशोषण। जल अवशोषण यानी पौधे जो कि मृदा से जल अवशोषण करते हैं, तो मृदा में उपस्थित ये जल विभिन्न रूपों में होता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है गुरुत्वीय जल। यह जल मृदा कणों के मध्य के उपस्थित रंध्रीय अवकाशों में से होकर गुरुत्वीय बल के कारण गहराई में चला जाता है और यह जल भूमि के आंतरिक भाग में भौम जल के रूप में रहता है। चूंकि पौधों की जड़ें भौम जल स्तर तक नहीं जा पाती है, इसलिए जल पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। आर्द्रता जल की कुछ मात्रा मृदा कणों की सतह पर चारों ओर एक पतली
फिल्म के रूप में चिपकी रहती है, अर्थात अधिशोषित होती है। यह जल मृदा कणों के साथ आसंजन तथा संसंजन बलों के कारण अत्यंत दृढ़ता से बंधित रहता है, इसलिए पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। केशिका जल वह जल जो मृदा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों में भरा रहता है तथा स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है, कैपिलरी वाटर कहलाता है, अर्थात केशिका जल कहलाता है। और यह जल पौधों के लिए उपलब्ध होता था। पौधों की जलापूर्ति इसी कैपिलरी वाटर के द्वारा होती है। रासायनिक बद्ध जल अर्थात केमिकली बाउंड वाटर, कुछ जल मृदा कणों के साथ रासायनिक बंध के द्वारा भी बंधा रहता है, इसे रासायनिक बंध या केमिकली बाउंड वाटर कहते हैं। और यह जल पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। जल वाष्प मृदा सतह के नीचे ताप के कारण जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार मृदा अवकाशों में उपस्थित वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के जल की मात्रा, जो अपन बात कर रहे हैं, घृतीय जल, आर्द्रता जल, केशिका जल, रासायनिक बद्ध जल, जल वाष्प, इन तमाम प्रकार के जलीय रूपों को जो कि मृदा के अंदर उपस्थित है, को इस संपूर्ण मात्रा को हम होलार्ड के नाम से जानते हैं। अब इस संपूर्ण जल में से वह जल जो कि पौधों के लिए काम का नहीं है, अर्थात अप्राप्य, जिसके पौधे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको हम, जैसे घृतीय जल है, आपकी आर्द्रता जल है, रासायनिक बद्ध जल है, जल वाष्प है, तो इस संपूर्ण जल की मात्रा को इकार्ड के नाम से जाना जाता है। और वह जल जो कि पौधों के लिए उपलब्ध होता है, अर्थात संपूर्ण जल होलार्ड में से अगर आप इकार्ड को हटा देंगे तो पीछे बची हुई जल की मात्रा जो मृदा के अंदर उपलब्ध है, विशेषकर केशिका जल, है ना, इस जल की मात्रा को हम क्रिस्टाल्ड कहते हैं। जल अवशोषण यानी पौधे भूमि से अर्थात मृदा से किस प्रकार से जल का अवशोषण करते हैं। हम अपने पहले अर्थात द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एनाटॉमी पार्ट के अंतर्गत रूट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि रूट के अंतर्गत सबसे टॉप पर मूल शीर्ष पर मूल गोप होता है और मूल गोप के पीछे जो मूल का विभजित क्षेत्र होता है, उसके पीछे की तरफ है जो कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र होता है और सबसे पीछे है जो कोशिका परिपक्वन क्षेत्र होता है, जहां पर मूल रोम इत्यादि पाए जाते हैं। और भूमि से जल का अवशोषण इन्हीं मूल रोमों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी मूल रोम है और इसके चारों तरफ आपको सॉइल पार्टिकल्स नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत जल है जो पाया जाता है। मिट्टी से जल इन मूल रोम, जो कि आपकी जो ये मूलीय त्वचा है, इसकी अतिवृद्धि के फलस्वरूप बने हैं, तो ये मूलीय त्वचा के द्वारा है जो अवशोषित किया जाता है, अर्थात इन मूल रोमों की कोशिकाओं की झिल्ली से होते हुए जल है जो इसके अंतर्गत मूल रोमों में प्रवेश करता है और बाद में यहाँ मूल रोमों की कोशिकाओं से होते हुए जल मूल की कॉर्टेक्स सेल के अंदर प्रवेश करता है और कॉर्टेक्स सेल से होता हुआ बाद में आपके जो ये एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस के अंतर्गत इसकी कोशिका भित्तियों की अरीय व अनुप्रस्थ भित्तियों पर स्थूलन पाए जाते हैं, मोटे मोटे, जिन्हें हम कैस्पेरिन पट्टियां कहते हैं। और ये कैस्पेरिन पट्टियां जल के अभिगमन के लिए मार्ग प्रदान नहीं करती है, अर्थात जल को है जो भेद नहीं पाता है। लेकिन इन एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनकी भित्तियां पतली होती है और उनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती है। इन कोशिकाओं हम मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। और जल मूल की वल्कुटीय कोशिकाओं से इन मार्ग कोशिकाओं के द्वारा है जो परिरंभ से होते हुए
जाइलम के अंदर प्रवेश करता है और जहां से फिर है जो जाइलम वाहिकों द्वारा पौधे के ऊपरी भागों तक है जो इसका परिवहन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौधों में जो जल अवशोषण है जो मूल रोम से जाइलम तक होता है। अब ये जो मूल रोम है जल का जो अवशोषण हो रहा है मूल रोमों के द्वारा दो प्रकार से हो सकता है, अर्थात दो मार्ग हो सकते हैं। एक तो ये है कि निर्जीव तंत्र भाग लेता है, अर्थात कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य झिल्ली के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस के होते हुए अगर जल आगे से आगे प्रवेश करता है एक से दूसरी कोशिका में, ठीक है ना, तो इस प्रकार के पाथ को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथ, अर्थात एपोप्लास्ट मार्ग। और दूसरा जो मार्ग है वो है कि एक कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर जल की एंट्री होती है अर्थात प्रवेश होता है, बाद में अन्य कोशिका के कोशिका द्रव्य में अर्थात कोशिका का जीवित तंत्र है ना जीव द्रव्य भाग लेता है। तो इस प्रकार के जल अवशोषण के मार्ग को हम सिम्प्लास्ट मार्ग कहते हैं। साथ ही साथ जल अवशोषण के जो मैकेनिज्म है वो भी दो प्रकार के हैं, जल का निष्क्रिय अवशोषण और जल का सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण का मतलब है जहां पर है जो हमें जल अवशोषण के अंतर्गत पादप कोशिकाओं को ऊर्जा की खपत नहीं करनी पड़ती है, वहीं सक्रिय अवशोषण के अंतर्गत एटीपी के रूप में है जो ऊर्जा की खपत होती है। थैंक्स।